बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मैं आप लोगों के जो CSS का पेपर है 2024 का, वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगा। हम लोग जो है वो एबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको जो साइंस का क्वेश्चन आंसर हैं वो तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। आपको ये है कि एबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके डालूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए अगर आप पढ़ें तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 4 नंबर्स इज़ 105। मतलब ये है कि कोई भी 4 नंबर लेने हैं, उनका सम जो है वो 5 के बराबर है। अब जब आपको पता है कि जब इस तरह के मैथ से क्वेश्चन है, आप उसको जो है वो लेट करके करते हैं, ठीक है। तो उसमें 4 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जिनको सम किया गया है। जाहिर सी बात है वो 4 नंबर आपको पता नहीं है, तो आप वो लेट कर लें। 4 कैसे करते हैं, आप कर लें वन बाय वन ले लें, ए बी, ठीक है, सी और डी। 4 को प्लस करना था, ठीक है, तो डायरेक्ट आपने ये कर लिया, ठीक है, ए बी प्लस सी प्लस डी। 4 नंबर को प्लस करना है, तो आंसर कितना आ रहा है 105। तो ये कंडीशन पहली बन गई आपके पास, ठीक है। आपको इस तरह की कंडीशन बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आप क्या कह रहे हैं, वन थ्री इज एडिड टू अ नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर इनमें से किसी भी आप 3 ऐड करें, पहले में फॉर एग्जांपल ऐड कर रहे हैं, वन थ्री इज एडिड टू अ नंबर, तो 3 ऐड कर लें एक नंबर के अंदर। ये पहली कंडीशन हो गई, कॉमा डाल दें। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर, मतलब एक और नंबर का ट्वाइस करना है। आप दूसरा नंबर आप बी ले लें, सी भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनदर नंबर को हमने किया ट्वाइस, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या कहती, 5 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है। मैं यहाँ कह रहा था कि ट्वाइस ले सकते हैं थर्ड नंबर का, लेकिन नहीं, लेकिन कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि 5 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, तो आपने थर्ड नंबर का ही क्या लेना है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर आपने ले लिया, ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर बिकम्स इक्वल ईच अदर, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी, आप ये मत करिएगा कि 5 टाइम्स को फोर्थ नंबर ले लेंगे तो आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी। वो क्या कह रहे हैं, एंड फोर्थ नंबर बिकम्स इक्वल ईच अदर। अब फोर्थ नंबर क्या था, डी, ठीक है, कॉमा डी। अब फोर्थ नंबर ये है, जब ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये चारों के चारों जो है वो इक्वल हो गए, तो इन चारों को इक्वल ले लें। 1 + 3 = 2b इक्वल्स टू 5c और इक्वल्स टू डी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखिए अब हम सर को एक वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। जब एक वेरिएबल में क्वेश्चन चेंज हो जाए तो आपको सॉल्व करने में ईजी रहती है। तो 1 बाय 1 ज़रा में चेंज करते हैं। आपको बताइए कि सबके सब किसके बराबर हैं, डी के बराबर, तो इसका मतलब इन सबको हम डी में चेंज कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 डी में आप कैसे चेंज करें, अगर मैं पहले a + 3 को लिखूँ, तो a + 3 = d है, तो मुझे a की वैल्यू पुट करनी हो तो प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ए की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, d-3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मुझे बी पुट करना हो तो बी की कंडीशन क्या है कि 2b बराबर है डी के, ठीक है। तो अगर मुझे बी की वैल्यू पुट करनी हो तो कैसे करूँगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डी से डिवाइड हो जाएगा और d/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सी पुट करना हो तो 5c बराबर है डी, सी के साथ 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, तो d/5 हो जाएगा। इस तरीके से तीनों जो है वो कंडीशन जो है वो आपके पास बन गई। अब 1 बाय 1 जो है इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करें। ए की जगह आपने क्या पुट करना है, ए की जगह पुट कर दें ज़रा d-3, ठीक है, और बी की जगह क्या पुट करना है आपने d/2, तो प्लस बी की जगह आपने पुट किया d/2, ठीक है। अब आपने सी की जगह क्या पुट करना है d/5, और डी तो डी ही है, ठीक है। तो ये आपके पास पहली जो है कंडीशन बन गई। अब एक वेरिएबल है, आराम से आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब डी की वैल्यू निकालेंगे 1 बाय 1 इनमें पुट करते रहेंगे, बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। -3 इक्वल टू के उस तरफ जा सकता है, तो इक्वल टू के उस तरफ भेजते हैं आप। अब जो है हमारे पास जो है वो -3 वहाँ के +3 हो गया, ये 108 हो गया, ठीक है। अब इधर आपने जो वेरिएबल्स की कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है, देखिए यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, फ्रैक्शन में कोई चीज़ नहीं, तुमको डायरेक्ट ऐड कर लें, कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2d हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल एडिशन हो गई, d/2 और d/5। आपको जब भी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का मतलब जैसे नीचे कोई वैल्यू आ जाती है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अब 1 है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को ऐड करना है ना। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आप एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 10 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था तो आपने इस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 वन था 10, तो ये 10 टू दैट कितना आ गया 20d। इस तरीके 2 का टेबल कहाँ तक पॉइंट 10 आ जाए 5, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5d। इस तरीके से 5 का टेबल कहाँ तक पॉइंट आ जाए 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2d हो जाएगा, ठीक है। इजिकल टू 108 तो है ही। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें ज़रा, कितना आएगा 20 + 5 + 2 27d हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे आपके पास जो है वो आपके पास 10 है, ठीक है। 10 यहाँ क्या हो रहा है आपके पास डिवाइड, वहाँ जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे 108 से। 27d है यहाँ पे, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, जो आपके पास हो जाएगा 1080। अब 27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1080 को आप 27 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा d = 40, तो आपके पास एक वैल्यू खुद ब खुद आ गई d = 40, ठीक है। अब जो हमारी कंडीशन थी 1 बाय 1 पुट करेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी, a + 3 = d था, ठीक है। तो d की जगह आपने क्या पुट करना था 40, तो +3 वहाँ जाके -3 हो जाएगा, ठीक है।
40 में से 3 निकाल दें तो आपके पास a = 37 आ जाएगा। तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि 2b जो था हमारे पास बराबर था d के, d की जगह आप पुट कर दें 40, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b का आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से c का आंसर क्या था 5c बराबर था d के, तो d की जगह आपने 40 पुट किया, ठीक है। और आप जब c यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड करते हैं, तो c का आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो C8 B20 37 और चौथा 40। अब इसको आप इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि 105 बन रहा है कि नहीं बना, ताकि आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाए। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी वर्ड है, ठीक है, आपको जो इसमें से करेक्ट नंबर जो है वो वर्ड फॉर्म करना है, जंबल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसका जो आसान तरीका जो होता है, जो मैंने अपने भाई से सीखा था, मुझे तो इस तरीके से मुश्किल होती थी क्वेश्चन में, तो अब थोड़ा ईजी हो जाती है। तो इनको तरीक़ेकार ये होता है कि इन लफ्ज़ों को आप तोड़ दें। तोड़ने का मतलब ये है कि आप इसको छोटे छोटे लफ्ज़ों में तोड़ें, आके किस तरीके से बना सकते हैं कि भाई इस तरह का कोई वर्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे UT लिखा हुआ है, तो UCT का कोई लफ्ज़ कहीं से आता है, इस तरीके से R और E का कोई बनता है, लफ्ज़ स्टार्ट होता है कोई, तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसे जिसने बनाया तो मुझे बहुत आसानी हो गई थी, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आर ई वैसे सोचता तो आर ई से रीस्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चर जैसे ही मैंने बनाया, तो जैसे मुझे समझ में आया, फिर मैंने वर्ड्स गिने, तो वर्ड्स गिनने के बाद समझ में आया कि ये रीस्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वर्ड्स से कम है, तो ये स्ट्रक्चर ही है। तो अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा जोड़ें। शुरू का अपने पास जो वर्ड है आप देखिए ज़रा, आपके पास अगर एस और टी को जोड़ रहे हैं, ठीक है, एस टी। अब आपके पास क्या आ गया, एस टी हो गया। अब आपने अभी तीसरा लफ्ज़ लिया आर यू सी टी, यू सी टी दिख रहा है आपको, ठीक है। आर यू सी टी यूज़ हो गया, ये यू सी टी आर शुरू के यूज़ कर लें डायरेक्ट, वो उल्टा कर लिया, आर यू सी टी ये हो गया, एस टी यूरो में हो गया, बचा गया आपके पास ई यू टी ई आर ई, ठीक है। तो यू आगे यू आर ई, आपके पास यू हो गया। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से वर्ड बन गया आपके पास। तो आपने इस तरीके से ये वर्ड तोड़ तोड़ के बनाने होते हैं, ठीक है। सेकंड वर्ड जो इसका पार्ट था वो तो बहुत ही ईजी था, वो आपने किस तरीके से बनाना है। अब वी से तो एक ही लफ्ज़ बनता है, वो होता है वॉल्केनो, मेरी समझ में आता, तो डायरेक्ट मैंने बना लिया VELO, ठीक है। सी वो VOL हो गया, CAN हो गया, ठीक है, वॉल्केनो हो गया, ठीक है। VOLCANO आप काउंट देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड हो गया। तीसरा वर्ड आप कैसे बना सकते हैं। तीसरा वर्ड थोड़ा लेंथी है, तो उसको आपने फिर से वो तोड़ने वाली स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। तो तीसरा लफ्ज़ आप स्ट्रैटेजी अपनाएं तो आपके पास ये बनेगा, आपके पास। तो इसको तोड़ तोड़ के बनाए, तो अगर सी से हम बनाए तो सी से कैट भी बनता है, तो शुरू का से अगर कैट बनाऊँ तो कैट से एक ही और मेरे समझ में आता है, वो होता है कैटास्ट्रॉफिक, मतलब अक्सर यूज़ होता है। तो कैटास्ट्रॉफिक को इस स्पेलिंग से मैच करें तो बिल्कुल मैच होती है, ठीक है। CAT कैट, और उसके बाद कैट AS हो गया, ठीक है, कैट एस, और ट्रॉफिक TROPHIC, ठीक है। तो स्पेलिंग मैच करें, आपके पास ये कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है। अब आपके पास जो फोर्थ वर्ड है, फोर्थ वर्ड जो आप किस तरीके से बनाएंगे। फोर्थ वर्ड जो है आपके पास बहुत ईजी है, उल्टा ही आपको दिख रहा है, एच ह्यूमैनिटी आपके पास HUMANITY, ह्यूमैनिटी हो गया, ठीक है। आपके पास चौथा वर्ड हो गया। और फिफ्थ वर्ड जो है आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी बहुत इजी है, ERN, तो ज़ाहिर बात इस तरह के, और एन भी दिख रहा है, एन से तो नॉर्दर्न ही होता है, NORTHERN, तो बहुत ईजी ये क्वेश्चन से ये, ठीक है। इस तरीके से आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया। जो थर्ड पार्ट है 6 का, वो आपके पास जो है वो सीरीज़ है, सीरीज़ भी बहुत इजी आई है इस बार, ठीक है, इतने क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। तो आप ज़रा देखें, ज़रा आपके पास 121 है, 121 दिख रहा है, उसके बाद 11 का स्क्वायर 121 होता है, हमें पता है, ठीक है। 11 का 2 स्क्वायर 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 9 × 9 81 होता है, ठीक है। अब आपके पास अगला वर्ड क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 7 है, इसका मतलब सब स्क्वायर बने हुए हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड आना था वो आना था 49, ठीक है। तो आराम से आपने जो है वर्ड देख लिया आपके पास जो आना है। अब सेकंड देख लेते हैं सीरीज़। सेकंड सीरीज़ भी बहुत इजी है, 100 है, 100 के बाद आपके पास 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका हाफ है, ठीक है। और 25 है, वो 25 50 का हाफ है, तो इजीली आपकी बन पा रही है। अब 25 का आधा कितना होता है 12.50 कर देंगे, तो आपका थर्ड वर्ड पता लग गया। लास्ट वर्ड वैसे ही 6.25 है, और 25.50 का हाफ कितना होता है 6.25। तो बहुत ही सेकेंडों में जो है आपके पास ये वाली सीरीज़ जो है वो सॉल्व हो रही है। थर्ड सीरीज़ देखें ज़रा, आपके पास क्या है, 4 है, 4 के बाद 9 है, ठीक है, फिर 64 है, और उसके बाद जो है वो 125 है, उसके बाद आपके पास 1296 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको देखूँ तो स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, तो ये दोनों तो स्क्वायर स्क्वायर बने, ठीक है। अब आगे देखें, हमने 2 यूज़ किया, 3 यूज़ किया, इसका मतलब अगला वर्ड तो 4 ही होने वाला यूज़, तो 4 का क्या होगा, तो 4 का क्यूब करें, आपके पास 64 आ गया। इस तरीके से 5 का क्यूब हुए तो आपके पास कितना आता है 125। तो एक पैटर्न तो खुद ब खुद पता लगना शुरू हो गया हमें, क्या कि देखें ये 2 आना है, 2 के बाद 3 आना है, यहाँ 4 आना है, फिर 5 आना है।
इसका मतलब ये तो अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगला वर्ड तो यहाँ पे 6 होने वाला है। अब पहचानना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, शुरू में देखें ज़रा, दोनों पे स्क्वायर यूज़ हुआ है, अगले दिनों पे क्यूब यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये है अगले जो नेक्स्ट वर्ड आने वाले हैं तो उन पे आपने 4 यूज़ करना है। अगर ये 6 की पावर 4 1296 हो गया तो आपको जो है वो रेटिफाई हो जाएगा, कि आपको यकीन हो जाएगा कि अगला वर्ड जो बनने वाला है तो वो आपने यहाँ जो है वो 7 की पावर जो है वो 4 लगानी, क्योंकि ये नंबर बढ़ते चले गए हैं। तो अगला वर्ड जो जनरेट होना है वो 7 से जनरेट होना है। तो 7 की पावर चेक कर लें, अगर 6 की पावर 1296 होता है तो 6 की पावर 4 जो है वो बेसिक 1296 ही होता है। तो अगला वर्ड जो था आपके पास 7 की पावर 4 ही आएगा। अब इसी सीरीज़ का जो है वो 5th क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ कि अदर वो मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन के अंदर या बाकी यही सीरीज़ है। जैसे ही मुझे कंफर्म हो जाता है मैं आपको जो है वो सॉल्व करके डाल दूंगा वो, ठीक है। बाकी जहाँ तक ये सीरीज़ का अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था तो बाकी ये 4 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आप इसी को आपको अटैम्प्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो अब इस सीरीज़ को देख लेते हैं ज़रा। इसमें ये लास्ट में क्या था, 44 है, 44 का जो है हाफ होता है 22, ठीक है। तो ये इसका हाफ हो गया, 66 का हाफ हो गया 33। इसका मतलब अगला जो वर्ड है तो वो आपके पास क्लियर कट गया है। आपके 132 है तो 132 का हाफ ले लें, तो लास्ट का जो नंबर था वो 66 हो गया आपके पास। डी पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है डी पार्ट है, आपके पास क्या पूछ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आपसे, इफ़ द सम ऑफ 3 डिजिट्स इज़ 15, मतलब 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स कोई भी हो सकते हैं, उनका सम करना है। तो हमें नहीं पता वो कौन से, तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना था ए प्लस बी प्लस सी, देखें 3 डिजिट्स हैं, इनका सम किया हमने 15 है। ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसी कंडीशन के अंदर कुछ उन्होंने क्या है वो फर्दर कंडीशन दी हैं। क्या क्या है उन्होंने, एंड सम ऑफ 10th एंड यूनिट डिजिट इज 12। इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए आपके पास अगर 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 115, तो ये लास्ट वाला डिजिट होगा ये यूनिट होता है, ये वाला जो है वो 10th को रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट वाला था वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे है ना, तो 115 इसको पढ़ते हैं। तो इसी तरह का कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो जो 3 नंबर हैं उनको प्लस करने से क्या बन रहा है, 105 बन रहा है। हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, इसलिए तो हमने वो ABC लिख लिया, ठीक है। तो ये समझने वाली बात थी। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि जो 10th डिजिट है और जो यूनिट डिजिट है उसका प्लस सम जो है वो 12 के बराबर है, ठीक है। एंड सम ऑफ 10th और यूनिट डिजिट इज 12, ठीक है। तो लास्ट वाला जो हमने लिया हुआ यहाँ सी वो समझ यूनिट है, और ये वाला जो 10th है, 10th और यूनिट डिजिट मतलब बी प्लस सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 12 के बराबर। ये सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपसे क्या कह रहे हैं, एंड द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम 10 डिजिट इज इक्वल टू 12, मतलब ये है इक्वल टू 2। मतलब क्या कह रहे हैं, आप डिफरेंस लेना है यूनिट डिजिट का 10 डिजिट से। जब भी आप फ्रॉम करेंगे ना तो हमेशा पहला रखा करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब आपने 10 डिजिट पहले रखना है, 10 हमने बी लिया हुआ तो बी पहले रखेंगे, सी बाद में रखेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपने आ रहा है 2। ये 3 कंडीशन आ गई आपके पास। यहाँ देखें, इन 2 कंडीशन की हेल्प से हम जो है वो बी और सी का आंसर निकाल लेंगे। जब यहाँ आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इस तरीके से। और आपको पता है जो भी 2 इक्वेशंस होती हैं आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इसको आप ऐड कर लें। जब ऐड करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, बी और बी 2 भी हो जाएगा, और ये 2 + 2 जो हो जाएगा 14। तो बी के 2 यहाँ मल्टीप्लाई और हम जाकर डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 17, सॉरी 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो हमारे पास बी का आंसर आ चुका है। अब हमने बी का क्वेश्चन किसमें पुट करें, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें पुट कर लें। तो बी की जगह आपने 7 पुट करना है, तो बी + 7 इक्वल्स टू 12 हो गया। प्लस का 7 वहाँ जाके माइनस का 7 हो गया, तो 12 - 7 इक्वल्स टू 5। तो सी की वैल्यू कितनी आई, 5। क्लियर है। तो हमारे पास 7 भी आ गई और 5 भी आ गई। अब पुट करते हैं 1 के अंदर, तो यहाँ पुट करना है 7, यहाँ पुट करना है 5, ठीक है। यहाँ आ गया a + 7 + 5 कितना होता है 12, ठीक है। वैसे इन्होंने कहा था कि इन दोनों का सम जो है वो आपके पास 12 है, तो इन दोनों को हटा के भी आप डायरेक्ट 12 लिख सकते थे। तो एक आंसर आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे। उन्होंने पहले ही कहते थे कि सेकंड और थर्ड का सम जो है वो 12 है, तो इसके हटा के आप 12 भी लिख सकते थे। प्लस का 12 वहाँ जाके माइनस का 12 हुआ, तो एक आंसर 3 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो एक का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 3। इस तरीके से आपके पास तीनों को सम करें तो 15 बन जाता है। ये 3 है, ठीक है, ये 7 है, और ये जो है हमारे पास कितना आया 5। 7 + 3 10 + 5 15, तो इन तीनों का सम जो है वो 15 आ गया। उसके अंदर जो है वो इस क्वेश्चन को आपने बहुत, इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं ना कि इस डायरेक्शन में मूव किया इसमें, तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से 2-3 बार पढ़ना होता है, ठीक है। जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। और एक स्टेटमेंट तो याद रखें, जब इस तरह की वर्ड्स प्रॉब्लम होती है मैथ्स की जिसमें वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो ये डेफिनेटली आप सोचें कि उस क्वेश्चन में ना मोस्टली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगना ही होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगना ही है ताकि इसको सॉल्व करने पहले तो इस तरह का आप ग्राफ बना लें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपके पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब
दो साइड का स्क्वायर करें वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं लगना ही है। तो पहले जो स्टेटमेंट ये अपने पास रखें और ये फार्मूला अपने पास लिख लिया करें। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ेगा क्या कह रहे हैं, अ मैन ट्रेवल्स ओवर द पाथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक आदमी जो वो राइट एंगल ट्राइंगल के पाथ पे घूमा है। ठीक है, हैविंग बेस एंड हाइपोटेन्यूज, देखिए मैंने कहा था ना, तो वो बेस और हाइपोटेन्यूज जो है उसने दे दी। तो बेस कितनी है, तब वो ट्राइंगल फिगर ड्रॉ कर लें। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी तरह की शेप की हो सकती है, इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, कोई मसला नहीं, भले आप ऐसे बना लें, लेकिन 90 डिग्री का तो उसमें एक एंगल होना ही है। ठीक है, और ट्राइंगल कंप्लीट होती है जब उसमें हाइपोटेन्यूज बनता है इस तरीके से। ठीक है, आप किस तरीके से बनाए वो उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शेप से। ठीक है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है। और हाइपोटेन्यूज उसने दिया हुआ है कितना, हाइपोटेन्यूज हैविंग बेस एंड हाइपोटेन्यूज 4 and 5 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 4 और 5 रिस्पेक्टिवली की बात ये होती है कि 1 by 1, पहले अगर उसने बेस चूज़ किया तो पहले बेस ही थी, बेस उसने दी हुई है 4, हाइपोटेन्यूज उसने दिया हुआ है 5। ठीक है, मैं ये वाली मिटा रहा हूँ, ये आपके पास हो गई। ठीक है, अब आपके पास ये 4 है, ये 5 है, तो आपके पास थर्ड साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर कंप्लीट राउंड, राउंड कब कंप्लीट होता है, जब एक जगह से आप स्टार्ट करें दूसरे पे ख़त्म हो। ठीक है, स्टार्ट यकीनन उसने यहीं से किया होगा, तभी तो 90 डिग्री का एंगल और जो है वो कंप्लीट हुआ, और एक राउंड कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ से भी कंप्लीट की शुरू किया ना, तब भी उसको जो है वो ये पूरा कंप्लीट राउंड लेके आना था। ठीक है, तो भी उसका एक पॉइंट पे ख़त्म होना ज़रूरी था, भले वो यहाँ से स्टार्ट करे यहाँ से स्टार्ट करे, तब भी ये तीनों साइड कवर होंगी ही राइट एंगल ट्राइंगल की। एक राउंड राउंड बगैर तीनों साइड लिए कंप्लीट हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आपको थर्ड साइड का पता होना चाहिए। तो थर्ड साइड फाइंड कर लें, पी की जगह पुट, पी आपको फाइंड करना है क्योंकि थर्ड साइड परपेंडिकुलर है 90 वाली, तो यहाँ 5 पुट करें। ठीक है, और बी की जगह आप पुट कर लें क्या, बी की जगह पुट कर लें 4। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये पी का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया कितना, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, और 25 या 16 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 करें तो आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है रूट से खत्म होता है, तो रूट लगाएं। ठीक है, 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो हमारे पास जो पी की वैल्यू है कितनी, वो हो गई 3। इसका मतलब जो थर्ड साइड थी वो 3 थी। ठीक है, तो जब उसने कंप्लीट राउंड किया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तीनों को ऐड कर लें। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 5 + 4 + 3। ठीक है, तो उसने जो पहले राउंड में जो डिस्टेंस कवर कर लिया कितना हो गया, वो 12 किलोमीटर का उसने जो है वो डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक राउंड उसका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया और एक राउंड पे उसने कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर लिया 12 किलोमीटर का। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर कंप्लीट राउंड ही कंटिन्यूस इन द सेम डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर। मतलब ये कि जब उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया उसके बाद उसने 6 किलोमीटर फिर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, कंप्लीट राउंड लेके फिर इसी पॉइंट पे आया है। ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब तो यही है ना कि इसी डायरेक्शन में उसने मूव किया फिर से। तो 6 अगर अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसका 6 किलोमीटर इस तरफ आगे जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक उसने 6 किलोमीटर कवर किया होगा। ठीक है, अब इनको भले मिटा लें, आपको किसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने में बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 6 किलो अगर यहाँ से स्टार्ट किया था तो 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था तो 6 किलोमीटर उसका इस डायरेक्शन में बनेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, आपका आंसर सही आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसी फिगर को लेकर चलूँ जो मैंने पहले ड्रॉ की थी। ठीक है, तो अब उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब 90 उसने क्या किया है, एंड टर्न्स 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब उसने 90 डिग्री का टर्न लिया है। अब हमें नहीं पता 90 डिग्री का टर्न किस तरफ लिया है, लेफ्ट के राइट। इस तरफ ने तो भी तो 90 डिग्री का टर्न आता है, अगर इस तरफ टर्न करें तो भी 90 डिग्री का टर्न आता है। ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आंसर वही आता है। ठीक है, तो आप किसी तरफ भी ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरफ ले लेता हूँ, आप अपना इस तरफ करके भी अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो 90 डिग्री का टर्न लिया उसने, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ 6, उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 8 किलोमीटर का, तो 8 किलोमीटर यहाँ तक डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, उसके बाद तो कहीं उसने फर्दर मूव नहीं किया। एंड 90 डिग्री एंड कंटिन्यूस फॉर अनदर 8 किलोमीटर। देखिए 8 किलोमीटर के बाद उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इसका मतलब है जब उसने पहले 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था उसके बाद आपने किया 6 और 8, तो 6 और उसमें 8 जो है वो आप क्या कर लें, ऐड कर लें। तो 12 + 6 + 8, तो आपके पास कितना आ गया, तो आपके पास आ गया 26 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने अब तक कवर कर लिया जो है वो 26 किलोमीटर है। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रैवल, कितना ये आ गया कितना 26 मिनट। अब सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं फाइंड करना। अब क्या कहना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, हमने किया था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो वो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो अब इसको क्या करें यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, आपके पास फिर से वही शक्ल बन गई ट्रायंगल की, और राइट एंगल 90 डिग्री टर्न लिया तो 90 डिग्री एंगल तो बना था। जब भी 90 डिग्री आती है मैंने क्या कहा था आपको, राइट एंगल बने अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो जो 90 वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर की होती है, जिसके साथ होती है वो बेस होती है। ठीक है, तो आपके पास परपेंडिकुलर बेस है, फार्मूला वही यूज़ करें, h = p² + b², 2 बार यूज़ हुआ इस फार्मूले में। ठीक
ठीक है। पी की जो लेंथ होगी वो आपके पास 6 हो गई, और बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 8, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया ये से 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 जी, 100 हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपको आपको एच स्क्वायर तो नहीं चाहिए, आपको एच चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप रूट लगाएंगे, ठीक है। रूट लगाया आपने, आपके पास जो है वो आपके पास 100 का स्क्वायर कितना होता है, आपके पास 10 आ जाएगा, तो एच इक्वल की वैल्यू आएगी 10। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक कितना दूर था, 10 किलोमीटर जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर था। तो आपका आंसर कितना आ गया, ही इज़ 10 किलोमीटर। जो हम वो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो ना, जबकि उसकी चीज़ उसके बराबर हो, उसकी चीज़ के बराबर है, मतलब कि उसको 1/3 के बराबर है, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है, और इस क्वेश्चन को हमेशा लेट करके सॉल्व किया जाता है कि इन सबको किसी आप एक वेरिएबल के बराबर ले लें, ठीक है। लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन ये होता है स्टूडेंट्स को कि हम लेट करेंगे इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लेट इसको कर सकते हैं जिसकी किसी से कंपैरिजन नहीं हो। सिर्फ नासिर ऐसा था जिसकी जो है वो पॉकेट मनी लेट नहीं हुई थी, कंपेयर नहीं हुई थी, हम नासिर की पॉकेट मनी को लेट करेंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि नेट नासिर, ठीक है, जो नासिर की है लेट नासिर पॉकेट मनी, ठीक है। आप इतना अगर कर सकें इस तरीके से करें, अगर डेक आप एक्स कर लें कि नासिर की जो पॉकेट मनी एक्स है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, नासिर की पॉकेट मनी एक्स के बराबर है, ठीक है, ठीक है। ये होगी एक्स। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अब अगले क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब नासिर की होगी एक्स, ठीक है। अब देखें आपसे क्या कह रहे थे, ये नासिर होगी, और अकबर की कितनी है थ्राइस नासिर, थ्राइस मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो अकबर की अगर मुझे सैलरी पॉकेट मनी पता करनी हो, तो अकबर की पॉकेट मनी कितनी है थ्राइस ऑफ नासिर, तो 3x हो जाएगी। ऐसी बात है, अगर 3 टाइम्स है नासिर की मनी के, नासिर की मनी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अकबर की हो जाएगी, तो अकबर की आ गई 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास किसकी पॉकेट मनी है, थर्ड बैकवर्ड जाए तो हमारे पास कितना हो गया, अब हमारे पास आ गया जो है वो अली हो गया। अली की कितनी थी, अली की है 5 टाइम्स एस अकबर, तो अली की कितनी है जितनी अकबर की है उससे 5 गुना, अकबर की कितनी है 3x है, तो अकबर की अगर वैल्यू को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपके पास अली की बन जाएगी। तो 5 3 15x, तो 15x जो होगी हमारे पास अली की होगी, ठीक है। तो अली की होगी 15x, ये 3 हो गई, ठीक है। अब चौथी पॉकेट मनी बना लेते हैं। चौथी जो हसन की पॉकेट मनी है वो कितनी है 1/3 है, ठीक है। 1/3 किसका, अकबर की। अगर हमारे सबसे पहले हमारे पास कौन है, वो हमारे पास हसन है, ठीक है। हसन जो था, हसन की जो पॉकेट मनी है किसकी है, वो 1/3 है। 1/3 ऑफ वॉट, 1/3 ऑफ 1/3 कौन, अली, अली का 1/3 है, ठीक है। तो अली की सैलरी कितनी थी 15x, ठीक है। तो आप इसको दीजिए, 3 डिवाइड हो रहा है, 3 1 3 3 5 15, इसका मतलब हसन की जो सैलरी बनी वो 5x हुई, ठीक है, 5x हो गई। तो ये हमने 3 चीज़ें कर ली। अभी तक हमारे पास क्या क्या आ गया, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास नासिर की हुई वो x के बराबर, अकबर की 3x के बराबर, और अली की 15x हो गई, ठीक है। और इसकी भी होगी, इसकी जो होगी वो 5x हो गई, ठीक है। 5 ये डिवाइड हो गया तो तुम्हारे पास हसन की जो आ गई वो आ गई कितनी 5x, ये ठीक है। अब हमारे पास एक आखिरी बची थी, वो कौन रह गया हमारे पास, शहबाज, ठीक है। शहबाज की पॉकेट मनी कितनी थी हमारे पास, जो शहबाज की पॉकेट मनी है वो क्या कह रहे हैं कि नासिर और अली के बराबर है, ठीक है। जितनी नासिर और अली की है उनके बराबर शहबाज की है। तो नासिर की कितनी है x, और जो है हमारे पास अली की कितनी है, अली की है 15x, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस 15x, आप इसको क्या कर लें ऐड कर लें, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 16x, ठीक है। तो शहबाज की जो है पॉकेट मनी होगी 16x। हमारे पास लेट और सपोजिशन वाला काम हो गया। अब सिंपल सा काम क्या है, उन्होंने क्या किया, इन सब की जो है वो ऐड करें तो सबको मिलता है कितना 8000, इन सब की पॉकेट मनी को ऐड करें तो बनता है 8000। तो सिंपल से क्या करना है, इन सबको आपने ऐड करके इक्वल टू ले लेना है किसके 8000 के। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है, x प्लस 3x प्लस 15x, ठीक है, प्लस 5x और प्लस का 16x इज इक्वल्स टू वॉट 8000। ये आपके पास 8000 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इन सबको देखें, ये भी एक्स 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 सब सेम वेरिएबल, तो आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये 4 हो गया और 16 हो गया, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, और 20 में आप ये ऐड कर लें कितना हो गया 15 प्लस 20, ठीक है। 20 कितना हो गया 40x हो गया, ठीक है। ये 40x हो गया, यहाँ पे 8000 है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 को काट दें और 4 टू द में 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड होना है ना, तो अब आ जाएगा कितना 200, ठीक है। ये 2 0 ऐसे के वजह जाएंगे, 4 1 4 4 2 दैट, तो x इक्वल टू 200। तो x कितना था,
एक्स की थी पॉकेट मनी, दैट सी बात है नासिर की थी, तो नासिर की पॉकेट मनी हमें पता लगी कितनी है 200, नासिर की पॉकेट मनी क्लियर हो गई। अब 1 बाय 1 एक्स की जगह आप वैल्यूज पुटते करते जाए, सबका आंसर आता जाएगा। तो अगर मुझे अकबर की निकालनी हो, अकबर की वैल्यू कितनी है, अकबर की है वो 3x है, ठीक है, 3x की जगह हमने क्या पुटना है 200, तो अकबर की कितनी हो गई 3 to the 6 600 हो गई अकबर की, ठीक है। अब सेकंड में अली की बन गया, अली की 15x है, तो x की जगह पुट करें क्या वही 200, ठीक है, 15 to the 30 हो गया, आगे 2 जीरो आगे कितना हो गया 3000, तो 3000 जो है हमारे पास कितनी आ गई अली की आ गई, अली ये अकबर, ठीक है। और अब हसन की जो है वो आएगी, वो कर लेते हैं। अब जो हसन की आएगी, हसन की क्या करना है हमने 5 टाइम्स ऑफ एक्स है, ठीक है, हसन की जो 5 और एक्स हमारे पास 200 है, तो 5 to the 10 हो गया, ठीक है, तो 1000 हो गई किसकी हमारे पास हसन की हो गई, ठीक है। अब वो जो हमारे पास लास्ट में रह गया, अब इनको सबको ऐड करेगा, बाद में आप आंसर ने भी चेक करना है लास्ट में कि 8000 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमारे पास 16 है शहबाज की, तो 16 और यहाँ पे आप क्या करें एक्स एक्स की वैल्यू 2 आएगा, 16 to the 32, ठीक है, 32 हो गया और 2 जीरो वैसे हो गया, तो 3200 हो गई किसकी हमारे पास शहबाज की। अब उसकी जो स्टेटमेंट थी, अब स्टेटमेंट वेरीफाई कर लें आप, भले आप हमने अपने आंसर चेक करना हो तो, ठीक है, इन सबको प्लस करें आप, 8000 हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक कर लें। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 का सी पार्ट है, देखें बहुत इजी क्वेश्चन था, जिनको फार्मूला याद होगा तो वो तो आराम से सॉल्व कर सकेंगे। आपसे क्या पूछा उन्होंने, एक तो सरफेस एरिया पूछा है और वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, वो भी स्क्वायर का। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है, और जो वो ये एरिया का हो गया, और वॉल्यूम के लिए क्या होता है 4/3, ठीक है, πr³ क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है रेडियस, रेडियस आपके पास गिवन हो तो आप फाइंड कर सकते हैं, रेडियस आपको दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ सिर्फ रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस आर होता है, आर की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू अगर आप पॉइंट में लेंगे तो 3.14 करके हम लोग लेते हैं, ठीक है। और अगर इसकी जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लें आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने वो एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए आप पुट करें ज़रा वैल्यूज 4, पाई की वैल्यू मैं अगर यहाँ 22/7 ले रहा हूँ, ठीक है, 22/7 ले लें, और आर की वैल्यू रेडियस है 7 आएगा, 7 का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, सिर्फ एक 7 बचेगा, ठीक है। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 616, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यहाँ आपके पास क्या आ गया सरफेस एरिया आ गया स्फेयर का। अगर आप 3.142 लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो आपका फोर हो सकता है यहाँ पे आ जाए 615 पॉइंट समथिंग आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। सेम इसी तरीके से आपने वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम में वही पुट करना है कि 4/3, आपके पास पाई की वैल्यू आप 22/7 लें या फिर 3.142 लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे 7 का क्यूब है, ठीक है, एक 7 से एक कैंसिल करें, सिर्फ 7 की पावर 2 आएगी, तो 4/3 22, और यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या आ गया 49 आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1436.76। आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं होता एग्जाम के अंदर, तो आपने क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आएगा मीटर क्यूब। ये यूनिट का भी ख्याल रखा करें, इसके भी नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, आपके पास अब है क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 का डी पार्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं कि 4,320 रुपये हैं, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 बंदों में, जैन, असलम और अशरफ के अंदर, ठीक है। 3 बंदों में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। अब देखिए इसमें भी वो सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कराया ना मैंने, सेम उसी ट्रिक से होना है कि आपने लेट किसको करना है। देखिए जैन जो 3 बंदे, अब जैन को जो मिले हैं 2 पार्ट्स मिले हैं, ठीक है, और असलम को मिले हैं 3 पार्ट्स, और अशरफ को जो मिले हैं 7 पार्ट्स, ठीक है। तो 60 पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स मिले टोटल का, ठीक है। तो सर इन को चेक करने के लिए तो हमें तो पहले एक पता होना चाहिए कि एक पार्ट कितना है, ठीक है। तो एक पार्ट करने को आप हमें पता नहीं एक पार्ट भी इसका कितना होगा, तो लेट करें, लेट 1 पार्ट जो है वो किसके बराबर है, 1 पार्ट जो है वो x के बराबर है, ठीक है, एक पार्ट x के बराबर है। अब आपको पता है जो जैन है, ठीक है, जैन को कितने मिले 2 पार्ट्स मिले, ठीक है, 2 पार्ट्स मिले, ठीक है। 2 कैसे होगा, एक को आप डबल से मल्टीप्लाई करें तो जैन का पार्ट निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने असलम का पार्ट निकालना है 3 पार्ट्स कैसे निकलेंगे, एक को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 पार्ट्स निकल आएंगे, ठीक है। असलम का 3 पार्ट्स हो गई है। और इसी तरीके से जो है वो अशरफ के जो है वो आपके पास हैं वो 7 पार्ट्स हो गए, 7 एक्स से मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है। अब अगर इन तीनों को प्लस करें सारे पार्ट्स को, ठीक है, 3 बंदों में ये सारी मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, तो इन तीनों पार्ट्सों को अगर प्लस करें तो जाहिर सी बात है वो कितने बनेंगे, 4320 बनेंगे। तो इन तीनों को प्लस कर लें, 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 4320। सिंपल हो गया। इससे क्या होगा, हमारे पास एक पार्ट का आंसर निकल आएगा x का। जब x का आंसर आएगा तो 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करेंगे, सबके पार्ट्स निकालेंगे। सेम इसी ट्रिक से हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 का भी किया था। तो 2x की जगह पे आपका x जो है वो आप ऐड कर लें, ठीक है। 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 12 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 4320, ठीक है। 12 से इसको डिवाइड कर लें आप लोग, 360 हो जाएगा। इसका मतलब एक पार्ट जो हमारे पास है क्योंकि x का आंसर निकला ना यहाँ से, तो एक पार्ट जो है हमारे पास x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो हमारे पास आई है 360। तो एक पार्ट 360 के बराबर था, ठीक है। अगर किसी को एक पार्ट इनमें से मिलता या चौथा कोई होता तो उसका 360 होता, ठीक है। तो ए अब जैन को कितने मिले, 2 पार्ट्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 6 12 हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास हो गया 720, ठीक है। जब आप इसमें x की जगह 360 पुट करेंगे, सेम इसी तरीके से आपने 3 में यहाँ पे 360 पुट कर देना है, ठीक है। इसके आपने 3 पार्ट्स कर देने हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1080, ठीक है। 1080 होगा। इस तरीके से आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, ठीक है। एक पार्ट क्योंकि 360 के बराबर था, आपके पास कितना आ जाएगा 2520। अब इन तीनों को ऐड करके देखें क्या आपके पास 4320 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐड करके देख लें। 10 प्लस 2 12 हो गया, ये 1 ऊपर चला गया। 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 प्लस 1 13 हो गया, 3 यहाँ 1 ऊपर, और 2 और 2 कितना हो गया 4, 4320 आपके पास टोटल अमाउंट हो गई, ठीक है। जब भी इस तरह के, अब देखें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का ए पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। देखें किस तरीके से इसी किस तरह से, देखें आप वो क्या कह रहे हैं आपसे, एक आदमी ने गाड़ी परचेज किया, वो कितने की 240, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। किस तरीके से आसान है, वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आदमी ने, ठीक है, 2400,000 की जो है वो एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है। 2400 का मतलब क्या होगा, 24 लाख की होगी पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, और ये उसने क्या किया, बाई की है रिस्क में। अब देखिए और आगे क्या कह रहा है वो आपसे, इन विच ही पेज 1/4 एक्स्ट्रा एज अ प्रॉफिट, ठीक है। अब इसने ये पेमेंट पे की है, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे किया उसने। इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी की कुछ ना कुछ ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस जितनी भी थी वो तो उसने पे की ही होगी, ठीक है, जाहिर है ओरिजिनल प्राइस पे की है, प्लस उसने क्या किया है एक्स्ट्रा पेमेंट की है, ठीक है। एक्स्ट्रा पेमेंट जो की है उसने, ठीक है, तब जाके वो 24 लाख उसको उसने मतलब पे किए टोटल, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्राइस के बारे में उसने क्या कहा है, एक्स्ट्रा प्राइस में क्या कहा है कि वो 1/4 है, ठीक है। वो कितनी है 1/4 है, ठीक है। अगर 1/4 किसी का होता है, हमेशा ओरिजिनल प्राइस का होता है, जितना ओरिजिनल प्राइस है उसका उसने 1/4 एक्स्ट्रा भी पे की है, ठीक है। हमें ना ओरिजिनल पता है ना ही हमें जो है वो 1/4 पता है किस तरीके से होगा, तो जो चीज़ पता नहीं उसको हम लेट कर लेते हैं। अगर ओरिजिनल प्राइस एक्स के बराबर है, ठीक है, तो ये वहाँ पे 1/4x आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 24 लाख के बराबर। जब इस तरह की दो चीज़ें होती हैं तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 1x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। ये 4x प्लस 1x हो गया आपके पास 5x। अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा 48, ठीक है। 480,000 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 19,20,20,000 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। और देखिए आपके पास जो अमाउंट आई है वो कौन सी अमाउंट है, ये वाली अमाउंट जो है वो इसने क्या किया है, हमारी एक्स अमाउंट मतलब एक्स हमारी ओरिजिनल प्राइस थी। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, ये ओरिजिनल प्राइस थी, और उसने पे कितनी की 24 लाख, और ओरिजिनल प्राइस थी 19,20,000। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने पे किए, जब आप जितनी आपने पेमेंट पे की है उसमें से ओरिजिनल प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो आप 24 लाख में से इसको माइनस कर दें, करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगी 4,80,000, ठीक है। तो ये आपके पास वो प्राइस थी जो उसने एक्स्ट्रा ऐसा प्रॉफिट पे की है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का भी है, ठीक है। 8 का भी में आपको स्टेटमेंट पढ़े, आपसे क्या कह रहा है कि 12 आदमी हैं वो काम कंप्लीट कर सकते हैं 24 दिन के अंदर, ठीक है। 12 मैन कैन कंप्लीट जॉब इन 24 डेज, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या कह रही है कि 12 लोग को लगते हैं 24 दिन काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कुछ दिन के बाद, मतलब कितने दिन हो गए, आफ्टर 4 डेज, ठीक है। आफ्टर 4 डेज इंटर ऐड करना है 4 डेज के बाद, ठीक है। अब 4 डेज के बाद कितने लोग चले गए, 4 डेज के बाद 4 लोग चले गए, ठीक है। 4 पर्सनस लेफ्ट लोग बने, ठीक है। अब 8 लोगों को वो क्या कह रहा है, अब 8 लोगों को ये काम कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगे, ठीक है। तो हमें दिन नहीं पता कितने दिन में काम कंप्लीट किया, तो हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। 4 दोनों लोगों ने अब टोटल कितने दिन में काम करेंगे ये हमें नहीं पता।
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो उसकी हेल्प लेके हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरीके से देखें, ओरिजिनली 12 लोग लगने थे 24 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 4 दिन वो अगर काम छोड़ के गए 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन वो कंप्लीट काम करके गए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अगर 12 लोग काम करते तो वो 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते। वैसे भी अब इस तरीके से अब नया जो प्रोपोर्शन बनेगा तो 4 दिन चले गए, अब दिन बचे 20, अगर 12 लोग काम करते वही तो उसको 20 दिन लगते, तो नया प्रोपोर्शन ये बनेगा, ठीक है। और 8 लोगों को अब कितना टाइम लगेगा ये काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अब 8 बज चुके हैं। तो अब इस तरीके के का इक्वेशन बनेगी, ठीक है। जब भी इस तरह से हो लॉजिकली आप सोचें कि अब 4 दिन का काम था वो हो चुका, अब 20 दिन का काम बचा है अगर 12 लोग करते तो ये आपके पास जो है वो प्रोपोर्शन बनेगी। अब ये आपके पास क्या है, ये मेंस है और ये आपके पास जो है वो डेज है। क्या इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है? डायरेक्टली मतलब ये कि अगर मैं आदमी बढ़ाता हूँ, जाहिर सी बात है कम दिन लगेंगे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ, ठीक है। सेम यही तरीके से अगर मैं आदमी बढ़ाऊंगा तो दिन कम लगेंगे, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको 1 बाय 1 बना लेते हैं हम लोग। 12 दिन है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, डेज के, यहाँ 20 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अब इसको वाले को बनाऊँ मैं तो 8 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल का हम के से करते हैं, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का डेज के डेज यहाँ पे एक्स है तो के अपॉन एक्स हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू के, और यहाँ से के की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, के की वैल्यू होगी 8x, ठीक है। यहाँ से भी के की वैल्यू होगी, यहाँ से भी के की वैल्यू होगी, दोनों सेम है के, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो इन दोनों को भी आप इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टी इज इक्वल्स टू 8x। 12 को 2 करें कितना आ जाएगा आपके पास 240, और यहाँ पे आपके पास 8 और x है, 8 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 240 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा इक्वल्स टू x। तो 8 वन 8 8 3 24, तो x का आंसर कितना आया आपके पास 30। इसका मतलब ये है अब अगर वो 8 लोग काम करते हैं तो उसको मजीद 30 दिन लगेंगे ये काम कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सी है, देखें 8 का सी, जब भी आप शेडो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो शेडो वाले क्वेश्चन के अंदर याद रखें कि मोस्टली जो है वो आपके पास जो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, ठीक है। और कीजिएगा वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पास जो है वो दो शेडो ऑफ 10 मीटर टॉल ट्री, ठीक है। एक 10 मीटर का जो है वो आपके पास ट्री है, ठीक है। समझ 10 मीटर की इतनी लेंथ हो गई, आपके पास ट्री हो गया, ठीक है। इसका जो शेडो गिर रहा है वो एक बिल्डिंग पे गिर रहा है। अब आप बिल्डिंग इस तरफ बनाए, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो शेडो है, सारी बात है, इधर कोई लाइट यहाँ पे होगी तो लाइट पड़ती है, आपको पता है, तो शेडो गिरता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट शेडो कब बनता है, जब भी कोई चीज़ जो है वो किसी रोशनी को ब्लॉक करती है तो शेडो बनता है। इसका मतलब ये है अगर बिल्डिंग इस तरफ है तो रोशनी इस तरफ थी, तभी तो रोशनी तो ट्री ने इस रोशनी को ब्लॉक किया होगा तो यहाँ शेडो बनेगा। अगर लाइट यहाँ पे इस तरफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रख लेता हूँ मैं लाइट, ठीक है, लाइट यहाँ पे है, लाइट सोर्स यहाँ पे, तो इस पर अगर आपके पास शेडो पड़ा, इस तरह लाइट पड़ी होगी इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से लाइट पड़ी, इस तरीके से, इस तरीके से आपको पता है हर एंगल पे इस तरह पड़ती है, तो आप एक ही लाइन ड्रा कर लेते हो, इस तरीके से इस पर लाइट पड़ी तो इसको जो शेडो है वो इधर बिल्डिंग पे गिरेगा, दैट सी बात है। तो ये अगर बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पे, बिल्डिंग की लेंथ कितनी दे दी 100 मीटर, तो 100 मीटर जो है वो बिल्डिंग की लेंथ है, इस पर जो है वो शेडो गिरा है इस तरीके से, ठीक है, पूरा शेडो गिरना शुरू हो गया। तो मैं एक ही लाइन बना लेता हूँ खाली ऊपर वाली। ट्री और बिल्डिंग के दरमियान, मतलब वॉल जो है वो बिल्डिंग की वॉल है, दैट सी बात है, उसके दरमियान डिफरेंस जो है वो 20 मीटर का है। तो ये आपके पास 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया। लाइट सोर्स से आपका जो डिस्टेंस है वॉल का वो कितना है, इसका मतलब ये है कि लाइट सोर्स यहाँ पे थी, ठीक है, लाइट सोर्स से यहाँ तक ट्री का डिस्टेंस हो गया, और ट्री से आगे यहाँ तक डिस्टेंस, इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस उसने पूछा है। यहाँ से यहाँ तक तो मैं पता है, यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, जो चीज़ पता नहीं होती हमेशा लेट करते हैं, तो एक्स। इसका मतलब ये है लाइट सोर्स से इस वॉल तक का डिस्टेंस जो है वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो एक्स प्लस 20 जो हो जाएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। लाइट सोर्स से कहाँ तक डिस्टेंस होगा, लाइट सोर्स से वॉल तक, ये जो मैं फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया, यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल बन रही है। कैसे, एक ट्रायंगल ये छोटी वाली बन रही है, गौर से देखिएगा, ये वाली, ये छोटी ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, और एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है। बड़ी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये वाली, ये देखें, ये आपके पास ये वाली जो है वो बड़ी ट्रायंगल बन रही है, आपको मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये आपके पास बड़ी ट्रायंगल हो गई थी, वो हमारे पास ऐसे थी, और जो हमारे पास बड़ी ट्रायंगल है वो इस तरह की कुछ है, ठीक है। और ये बड़ी ट्रायंगल की जो लेंथ बन रही थी वो एक्स प्लस 20 थी ये वाली, और ये वाली थी एक्स, और ये है 10 और ये है 100, ठीक है। क्लियर हो गया हमारे पास। देखें जिस एंगल से लाइट जाती है ना, वो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस हमेशा कहते हैं वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दैट सी बात है, भले वो इस पर गिरी है और डायरेक्ट बिल्डिंग तक जाए तो एंगल तो उसका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ये एंगल तो सेम होगा, और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, दो एंगल सेम है तो इसका खुद ब खुद इक्वल होगा, तो ये हमें पता है कि ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो अब दो साइड का रेशो हम ले सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अब लिख दें ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ये लिख दें आप।
अब इसके बाद जो है हमने रेशो लेने हैं, तो अब कोई भी दो साइड का रेशो लें। अगर आप इस वाली को ऊपर रख रहे हैं तो इस तरफ भी इस वाली को ऊपर रखेंगे, अगर आप इस वाली को ऊपर रखेंगे तो इस तरफ भी इस तरफ वाली को ऊपर रखेंगे, सेम कर लें। लेकिन ट्रायंगल लेते ही सेम ट्रायंगल रेशो है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे x रख लें और उसके नीचे x+20 रख लें, ऐसा नहीं होता था, आमने सामने होती है, ठीक है। तो अगर x यहाँ रखूँगा, इसका रेशो लूँगा मैं अगर 10 से, तो x/10 आ गया। इस तरफ मैं अगर यहाँ मैंने x ऊपर रखा है तो यहाँ पर भी x+20 ही ऊपर रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे 100 रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 0 से 0 एक 0 कट गया हमारे पास, और ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10x हो जाएगा इजिकल्स टू यहाँ पे x+20 है, 10 यहाँ पे प्लस का x है, वहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो 10x माइनस का x इजिकल्स टू 20, 10 में से एक x निकालें तो 9x आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेंथ आएगी 2.22, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x जो हमारी लेंथ थी, मैं बड़ी ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, देख लें ज़रा। ये हमारे पास टोटल ट्रायंगल थी, जिसमें यहाँ पे एक छोटी ट्रायंगल थी और एक बड़ी ट्रायंगल थी। ये x था, ये 20 था, ठीक है। x की वैल्यू जो आई है वो 2.22 आई है। तो टोटल अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है लाइट सोर्स से यहाँ तक, तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो 20 + 2.22 अगर करें तो 22.22 मीटर आपके पास जो है वो आपके पास डिस्टेंस आ गया लाइट सोर्स से वॉल तक। तो 8 का डी देख लेते हैं, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ईजी इन सेंस कि उसको आप टुकड़ों में करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके। अगर इस तरफ से मूव कर रही है, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन हो गई, ये इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन होगी, और ये बी ट्रेन जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये बी की डायरेक्शन होगी। ये पॉइंट हमारा यहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब ए की जो स्पीड दी थी वो क्या दे रहे हैं कि ए जो स्पीड मूव कर रही है एक 60 है, तो ए पहले नंबर ए का लिया था उन्होंने, तो ए 60 हुई। दूसरा बी 100 की स्पीड से मूव कर रही है, तो बी की स्पीड कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। और स्पीड उसने किलोमीटर/आवर में दी हुई है, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट दिया उसने कि कार सी है वो मूव करिए परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का क्या एंगल बनाती है, अगर इस तरीके से मूव करेगी तो ही तो इनसे 90 डिग्री का मूव करेगी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब तीसरी जो है वो सी कार है, वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। ये कार सी होगी। स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर/आवर। देखिए इन तीनों की स्पीड जो है वो किलोमीटर/आवर की है, तो ए की भी किलोमीटर/आवर, बी की भी किलोमीटर/आवर, सी की भी किलोमीटर। तो ए की जो इस बार डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस बराबर होता है किसके, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ताकि हम जो है वो क्या फाइंड कर सकें, डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो ए की जो स्पीड है वो आपके पास 60 है, टाइम इसने कितना दिया हुआ है 15 मिनट बाद, ठीक है। ये आपके पास किलोमीटर में आर में था, ये मिनट में था, तो इसका मतलब इसको भी आर में होना चाहिए। तो मिनट से आर में जाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक मिनट में जो है वो मतलब 60 मिनट्स 1 आर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आर में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 60 से 60 कट गया तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 15 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो बी का डिस्टेंस क्या है, स्पीड, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो स्पीड कितनी है हमारे पास 100 और टाइम हमारा था 15, और डिवाइड बाय 60 करेंगे क्योंकि हमें आर में लेना है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो को काट दें, ठीक है, और 2 1 2 2 5 10 5 5 25, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 25 किलोमीटर। इसका मतलब बी की स्पीड ज़्यादा थी तो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया ज़्यादा, बी ने डिस्टेंस कवर किया कितना 25 किलोमीटर का, ठीक है। ये ने यहाँ से यहाँ तक 15 डिस्टेंस कवर कर लिया, बी ने यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर डिस्टेंस कर लिया। तो दोनों कितनी दूर हुई, जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक, और वो 25 मिनट दूर है तो वो 15 मिनट और दूर है, तो ये टोटल ऐड करके आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस जो आएगा एक दूसरे से दूर होंगी वो ऐड करके आएगा, तो ठीक है। तो 25 + 15 एक दूसरे से दूर होंगी, वो कितना आपके पास 40 किलोमीटर दूर होंगी। मतलब ए और बी एक दूसरे से 40 किलोमीटर अब दूर है, ठीक है। ये आपके पास पहले का आंसर आ गया ए और बी का। अब उन्होंने क्या कहा है, ए से सी। अब ए से सी ये नहीं लेंगे क्योंकि अब गाड़ी यहाँ पे नहीं है, गाड़ी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो यहाँ से यहाँ होगा वो ए से सी का डिस्टेंस होगा, ठीक है। ए से सी डिस्टेंस के लिए ये करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सेम इस तरीके से अगर बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। ये इस तरीके से, इसका मतलब एक ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, एक ये डिस्टेंस फाइंड करना है। और याद रखें जब भी ट्राइंगल बन रही हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो तो वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही लगता है। तो ये वाली साइड आपके पास जो है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना है, इस तरफ भी इस तरफ भी। बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, और ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी आपको हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करनी है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आपको दो साइड होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया 15 है, ठीक है, और लेकिन हमारे पास ये साइड नहीं है,
ठीक है, ये साइड फाइंड करना ज़रूरी है। तो ये साइड करने के लिए हमारे पास टाइम भी है, टाइम तो वो 15 मिनट्स ही है ना सबके लिए, और स्पीड भी है। इसका मतलब ये वाली साइड हम फाइंड कर लेंगे। तो सिर्फ जो सी का डिस्टेंस था, पहले सी का डिस्टेंस कवर कर लेंगे कि ए सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। सी के लिए डिस्टेंस ऑफ सी कैसे आएगा, स्पीड उसकी थी 80 और यहाँ पे आपके पास टाइम था 15 डिवाइडेड बाई 60, तो 0 से 0 काट लें, फिर सिंप्लीफाई करें ज़रा। ठीक है, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 2 1 द 2, 2 4 द 8 आ गया, 4 5 द 20। इसका मतलब जो सी ने डिस्टेंस कवर किया वो 20 किलोमीटर का किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए से सी का डिस्टेंस और बी से सी का। अगर ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए टू सी देखें, तो मैंने क्या कहा था आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो 90 वाली साइड आएगी, तो 90 डिग्री वाली साइड कौन सी होगी आपके पास 20, ठीक है, 20 का स्क्वायर हो गया। और बेस आपके पास जो है वो नीचे वाली साइड होगी, तो बेस कितना हो गया 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आप कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा 400। सेम इसी तरीके से 15 का स्क्वायर कर दें आपके पास कितना आ जाएगा 225। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास कितना हो जाएगा 625। ठीक है, और आपको स्क्वायर तो नहीं चाहिए, सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, मतलब ये वाली साइड चाहिए। ठीक है, तो एच का रूट लगा लेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 625 का आप रूट लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं अगर आप बैठे हैं कहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में आपने क्या करना है, आप इसको क्या करें, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताया तो फिर भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता तो उनको बता दूं कि आपने अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए और को सॉल्व करना होगा, कैलकुलेटर नहीं है, तो आप क्या करें उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, इस तरीके से के पेयर बनाने होंगे। अब देखें, आपको पता है अगर लास्ट में 5 आ जाए तो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो आप 5 से डिवाइड कर लें। ठीक है, 5 1 5, ठीक है, 12 हो गया, 5 2 10, और ये 25 हो गया, 5 1 25, तो आपका ये 125 हो गया। फिर से 5 दिख रहा है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 2 10 हो गया, फिर 5 5 25। इस तरीके से 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है, तो इसका मतलब पेयर बन गया 5 2 5 2। तो अब इसको अंदर रूट के अंदर लिख दें कि 5 2 और 5 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 5 बचे, तो 5 5 25। इस तरीके से आपने एग्जाम में 2 मिनट में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। हमारे पास कैसे करना है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपके पास फाइंड करना है, पी जो है हमारे पास सेम वही चीज़ है 20, और बी जो है वो हमारे पास आया आपको गया 25। ठीक है, यहाँ पे तो बी का स्क्वायर तो वही 400, 25 का स्क्वायर को हमारे पास कितना आ जाएगा 625 करें तो आपके पास आ जाएगा 1025। ठीक है, और 1025 का आप रूट लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 32.01 आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में बैठे तो सेम उसी तरीके से करिएगा। ठीक है, रूट के अंदर कोई वैल्यू बच भी जाए तो भी कोई इशू नहीं है। तो आपको मैं ज़रा दिखा दूँ कि अगर आपके पास आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके पास 1025 आए, आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं। ठीक है, और आपको नहीं पता कि 1025 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो एलसीएम लेना है। कैसे, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, और ये 100 वैल्यू थी इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, 5 5 25 आएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5। अब देखें जैसे ही हमने यहाँ किया 2 पेयर तो आ गए, लेकिन 41 एक प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जैसे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 41 स्क्वायर ऐसे कैलकुलेटर के अंदर लिखें, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बच जाएगा 41। तो आपको सिर्फ यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया 32.01। ठीक है, बी टू सी का डिस्टेंस, तो आप सिर्फ उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहेंगे। और इस तरीके से जो है बाकी आप जो है पास पेपर्स वो भी देख सकते हैं, 1 बाय 1 जो है पास पेपर किस तरीके से सॉल्व किया, उनका क्या सोल्यूशन है और किस तरीके से सॉल्व करना होता है, और एग्जाम में किस तरीके से कम टाइम के अंदर जो है वो किस तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं उस तरीके से सॉल्व कराता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ठीक है, आप कोशिश करें कि दूसरे स्टूडेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके और वो सीख सकेंगे वर्ड प्रॉब्लम को जो है वो मैथमेटिकली किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करना है। मज़ीद मैं इस तरह के जो है वो क्वेश्चन और टिप्स और ट्रिक्स भी दिखाऊंगा कि आपको जनरल एबिलिटी का पेपर हो या फिर कोई भी एग्जाम पेपर हो जिसमें आपके पास एनालिटिक और मैथमेटिकल के पेपर्स होते हैं। ठीक है, भले वो FIA का हो, FPSC का हो, या कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का, आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करनी है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है वो वीडियोज़ 1 बाय 1 आप आती रहेंगी। आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन के साथ।